अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सवाल के पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट बोथ 1st of January 2014 एंड 30th April 2014। तो अगर हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की बात करते हैं और सवाल के हिसाब से हमें 1 जनवरी वाले दिन 1 जनवरी 2014 वाले दिन जो फिनिश गुड्स की वैल्यू होगी और जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी रॉ मटेरियल की, ये बतानी है। और फिर हमें 30th अप्रैल वाले दिन जो फिनिश गुड्स की वैल्यू होगी और जो रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी ये बतानी है। अब इसमें कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है, पिछले पार्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी के फिनिश गुड्स की वैल्यू देखते हैं तो ये जनवरी है और जनवरी का जो ओपनिंग स्टॉक होगा यानी कि ये 2000 यूनिट्स, मैं वापस से रिपीट करूंगा, जनवरी का जो ओपनिंग स्टॉक होगा यानी कि ये 2000 यूनिट्स, ये जनवरी के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे इस पार्ट में। उसने सिर्फ इनकी वैल्यू पूछी है, उसने ये पूछा है कि ये जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, सवाल में ये बात भी लिखी हुई है यहाँ पर, द टोटल प्रोडक्शन cost of each unit is $11 and this is the value used for inventory valuation। यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी मुझे बताई हुई है 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिनिश गुड्स के 1 जनवरी को 2000 यूनिट्स थे और एक की वैल्यू 11 थी, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई 22,000। अच्छा, 1 जनवरी का रॉ मटेरियल जो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। 1 जनवरी का जो रॉ मटेरियल है, अगर हम अपनी सेकेंड वाली वर्किंग पर जाएं, ये वाली वर्किंग, ठीक है, तो इसमें आपको 1 जनवरी वाले दिन का ये स्टॉक नज़र आ रहा है 2550। ये 1st of जनवरी का स्टॉक था बिकॉज ये जनवरी का ओपनिंग स्टॉक था और ये 2550 यूनिट्स हैं। और सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि एक रॉ मटेरियल का यूनिट या 1 किलो जो है ना वो 3 रुपए का, तो 2550 मल्टीप्लाइड बाई 3 टोटल आएगा 7650। रॉ मटेरियल जो है वो हो जाएगा हमारा 2550 इंटू 3 यानी कि 7650, ठीक है। फिर 30th अप्रैल की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। ये अप्रैल है, 30th अप्रैल यानी कि अप्रैल के आखिरी दिन। अप्रैल के आखिरी दिन जो स्टॉक की यहाँ पे यूनिट्स के नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 2400। तो वैल्यू क्या होगी 2400 मल्टीप्लाइड बाई 11 यानी कि 26400। और रॉ मटेरियल के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से हम देखेंगे कि भाई 30th अप्रैल वाले दिन जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या था, और वो ये रहा 3100, ठीक है ना, ये 3100 है। तो 3100 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि बनता है आपका 9300। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में लिखा हुआ है प्रिपेयर अ समराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the 4 months period ending 30th April 2014।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, यानी कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करी हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सेपरेटली भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा बनाना है, उसको बनाता हूँ, आप लोग इसको फॉलो करो। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे ना तो उसमें हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि भाई जो चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करी है ना उसमें क्या ख़र्चा लगा। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हमें बनाना है ये फॉर द 4 मंथ्स बनाना है 30 अप्रैल। तो हम लिख देंगे फॉर द 4 months ending 30 अप्रैल 2014। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना वो कितनी लगी है, ठीक है ना। और उसके लिए मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। पहले सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद हम लिखते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जो होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाती है, यानी कि जितने का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया। इसमें फिर अगर लेबर का खर्चा है या अगर कोई ओवरहेड्स का खर्चा है तो वो ऐड किया जाता है। जिस तरह से तुम यूँ समझ लो कि यार ये एक प्रोसेस अकाउंट ही है। प्रोसेस अकाउंट अगर कभी किसी ने पढ़ा हो, यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट आती है और लेबर की कॉस्ट आती है और फिर यहाँ पर आउटपुट आता है। तो इसी तरह से लेबर एंड ओवरहेड्स के खर्चे आएंगे, वो सारे जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करे ना उसकी वैल्यू। अच्छा, सेपरेटली भी मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट बनाकर चीज़ें प्लग इन कर रहा हूं, लेकिन अगर सेपरेट वीडियो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की होगी तो उसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कैसे आएगा सर, हम 4 महीनों का अकाउंट बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 जनवरी वाला जो स्टॉक होगा रॉ मटेरियल की, वो जो वैल्यू होगी वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि ये 7650। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7650, ठीक है। इसमें भी परचेजेस को ऐड करेंगे। कौन सी परचेजेस? जनवरी, फैब, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों की रॉ मटेरियल की परचेजेस। अब वो कहाँ से आएंगी? परचेजेस के लिए हमने ये वर्किंग करी थी ना, सारी परचेज बजट बनाया था रॉ मटेरियल का। तो 15,900 जनवरी की परचेजेस प्लस 16650 फैब की परचेजेस प्लस 17400 जनवरी, फरवरी, मार्च की परचेजेस, ठीक है ना, और प्लस 18300 अप्रैल की परचेजेस, यानी कि टोटल 68250 की परचेजेस हैं। 68250 की टोटल परचेजेस हो गई। इसके बाद इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है कि अप्रैल के एंड में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ था और वो है 9300, तो हम 9300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 7650 प्लस 68250 माइनस 9300, यानी कि 66600, ठीक है ना। 66600 ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसके बाद इसमें उसूलन लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होने चाहिए और वो सवाल में दिए हुए होने चाहिए। लेकिन अगर हम अपना सवाल देखते हैं तो हमें ये नहीं बताया हुआ कि लेबर और ओवरहेड्स का कितना खर्चा है, लेकिन हमें ये बात ज़रूर बताई हुई है कि जब मैं कोई यूनिट बनाता हूँ तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो $11 होती है। यानी कि एक अगर फिनिश गुड्स का यूनिट बनाता हूँ तो $11 का मुझे पड़ता है।
अब $11 में क्या क्या होगा, मटेरियल का खर्चा वो तो हमने लिख दिया है, लेबर का खर्चा और ओवरहेड्स का खर्चा। हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसी रिवर्स वर्किंग, मैं ये देखता हूँ कि यार मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितने यूनिट्स बनाए। अगर मैं प्रोडक्शन बजट पर आता हूँ तो प्रोडक्शन बजट में ये मेंशन हुआ है कि आपने जनवरी में जो है ना वो 10,200 यूनिट्स बनाए थे, फैब में आपने 11,000 यूनिट्स बनाए थे, मार्च में आपने 11,200 यूनिट्स बनाए थे और अप्रैल में आपने 12,000 यूनिट्स बनाए थे। यानी कि आपने जो टोटल यूनिट्स बनाए थे वो है 10,200 प्लस 11,000 प्लस 11,200 प्लस 12,000 विच इज़ 44400। टोटल जो आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो है 44400 44400। और एक यूनिट बनने के बाद आपको 11 रुपीज़ का पड़ता है, ये सवाल ने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो 44400 होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमने 4 महीनों में कितने यूनिट्स बनाए और एक यूनिट बनने के बाद कितने का पड़ा, 11 का पड़ा। उस 11 में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स सारा खर्चा शामिल है। अब अगर हमें ये सारे यूनिट्स जो है वो, अच्छा एक मिनट मैं वापस से चेक करूँ 44400 ही है अमाउंट या नहीं। एक मिनट रुकना है यार, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस अमाउंट को वापस से रीचेक करता हूँ। एक मिनट। 10,200 यूनिट्स हमने जनवरी में बनाए, फिर 11,000 यूनिट्स हमने फैब में बनाए, उसके बाद फिर हमने 11,200 यूनिट्स मार्च में बनाए, उसके बाद हमने 12,000 यूनिट्स अप्रैल में बनाए। मैंने शायद कोई गलती की हो, 10,200 प्लस 11,000 प्लस 11,200 प्लस 12,000, यानी कि टोटल 44400 यूनिट्स बने। सॉरी 44400 तो यूनिट्स बने और एक यूनिट 11 का, एक यूनिट बनने के बाद 11 का पड़ता है। तो टोटल वैल्यू जो हो गई वो होगी 488,400। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं भाई, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी 488,400। अब आप 488,400 में से माइनस कर दो 666,000, तो बच जाता है 421,800, यानी कि ये चीज़ आती है 421,800। ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट है। आपने पहले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाली, उसमें लेबर एंड ओवरहेड्स की वैल्यू ऐड होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। लेकिन इस सवाल में लेबर एंड ओवरहेड्स की जो वैल्यू है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर आई है, बिकॉज मुझे ये वैल्यू मालूम नहीं थी। हाँ, मुझे ये वैल्यू मालूम थी और मुझे ये वैल्यू मालूम थी। ठीक है, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट बोलता है प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड, यानी कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, अगर हम 4 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू आएगा। अब सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा भाई, अगर हम सवाल के डेटा पे वापस आ जाएं, जनवरी में 10,000 यूनिट्स बेचे 20 रुपये के हिसाब से, फैब में 11,000 यूनिट्स बेचे 20 के हिसाब से, मार्च में 11,000 यूनिट्स बेचे 21 के हिसाब से और अप्रैल में 12,000 यूनिट्स बेचे 21 के हिसाब से। इन सबको ऐड कर लो पहले तो, 10,000 इंटू 20 प्लस 11,000 इंटू 20 प्लस 11,000 इंटू 21 प्लस 12,000 इंटू 21, 903,000, ये सेल्स रेवेन्यू आ गया। ठीक है ना, 903,000। इसमें से क्या माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सबको मालूम होगा। ऐड परचेजेस या प्रोडक्शन, अगर कंपनी खुद प्रोडक्शन कर रही है तो ऐड प्रोडक्शन, अगर कंपनी बनी बनाई चीज़ें बेच रही हो तो ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस
प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रोडक्शन की वैल्यू आपको मालूम है कि आपने इन 4 महीने में जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू 488,400 है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? आपने ये कैलकुलेट किया था कि भाई 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा 22,000 और फिर आपने ये कैलकुलेट किया था कि 30 अप्रैल का जो फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा वो 264,000 का होगा। तो ये दोनों अमाउंट्स हमें यहाँ पे पुट इन कर देनी है, ठीक है। 22,000 और 264,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। 22,000 प्लस 488,400 माइनस 264,000, यह आता है 484,000 और मैं 903,000 में से आंसर को माइनस करता हूं तो 419,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है भाई, चलो ये एक और पार्ट हो गया। उसके बाद एक थियोरेटिकल पार्ट है, बोलता है स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस टू ए कंपनी ऑफ यूजिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजट्स और बजटरी कंट्रोल सिस्टम यूज करने का एडवांटेज क्या? पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बजट बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे पता होता है पूरे साल में कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स बनाने हैं और कौन से डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स बेचने हैं। सेल्स वाले को पता होता है कि प्रोडक्शन वाला कितना यूनिट मुझे बना कर देगा। प्रोडक्शन वाले से सेल्स वाले ने कम्युनिकेशन करी हुई होती है, उसको ये पता होता है कि भाई इतने यूनिट्स बना कर देने हैं। परचेजेस वाले को ये मालूम होता है कि प्रोडक्शन बजट में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, तो मैं कितना रॉ मटेरियल ख़रीदूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा हम ये कह सकते हैं इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज़। improves communication with employees। इसका मतलब ये है कि भाई मैं आराम से सबको कम्युनिकेट कर देता हूँ कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है और तुमने ये करना। तो कम्युनिकेशन एक तरह से हो जाती है। बजट के ज़रिए कंपनी के बॉसेस अपने वर्कर्स को ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपका पूरे साल का टारगेट क्या होगा या आपने किस तरह से चीज़ें लेकर चलनी है। ठीक है, चलो 2 डिसएडवांटेज भी लिख देते हैं। नंबर 1, अच्छा, कैन कॉज परसेप्शंस ऑफ अनफेयरनेस। एट टाइम्स क्या होता है कि एज अ बॉस एक बंदा हो सकता है कि सेल्स बजट में थोड़ा लीनियंट हो, प्रोडक्शन बजट में किसी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और मुश्किल टारगेट सेट करे, या अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट्स जो हैं वो अलग अलग तरह से सेट करे, या सही भी सेट किए हों तो लोग यूँ समझे कि नहीं यार इसने उसको फेवर करी है और मुझे फेवर नहीं करी है। तो ये एक परसेप्शन बना सकता है अनफेयरनेस का। ये नहीं कह रहा ये पॉइंट कि अनफेयर होता है। अगर बॉस हर किसी के साथ फेयर भी हो अपने हिसाब से, फिर भी कुछ लोग ये परसेप्शन बना सकते हैं कि देखा मुझे एक मुश्किल टारगेट दे दिया और उसको आसान दे दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमेशा होता है नहीं, ये नहीं लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या लिख सकते हैं? reduces कह सकते हो innovations at lower levels। innovations and initiatives at lower level if budget is set without consultation of juniors।
यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का एक बॉस हो, वो बोलते कि भाई ये करना है, डिक्टेट करे, तो उस केस में जो जूनियर्स होंगे वो उनको कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें या कोई चीज़ इनोवेट करें। एक जूनियर के पास शायद सेल्स इंक्रीज़ करने का आइडिया हो, लेकिन बॉस बोले कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कितने यूनिट्स बेचने हैं और वही हमारा सेल्स बजट होगा कंपनी का। तो इस तरह की अगर डिक्टेशन है, बजट्स बहुत सारे स्टाइल से सेट किए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉस हो वो लोगों के ओपिनियन लेकर बजट सेट करे, लेकिन अगर डिक्टेशन वाला माहौल है तो उसमें कोई इनोवेशन या इनिशिएटिव नहीं आएगा, जूनियर्स की तरफ से कोई आइडिया होगा तो वो सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बजटिंग का एक अच्छा सा सवाल सॉल्व किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप आराम से अपने रजिस्टर जो है ज़रूर कॉपी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।